दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस अभ्यास सेट में हम कुल 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 3। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन तक्षशिला का प्रोफेसर था और बाद में मौर्य साम्राट का प्रधानमंत्री बन गया? ऑप्शन है मर्सिलियो ऑफ पेडुआ, भट्ट स्वामी, कौटिल्य या आरपी कैनगिल। तो सही उत्तर कौटिल्य, ऑप्शन सी। दोस्तों याद रखिएगा, कौटिल्य तक्षशिला का प्रोफेसर था और बाद में मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त का जो है चंद्रगुप्त मौर्य का ये प्रधानमंत्री बना था। अगला प्रश्न है, प्रत्येक व्यक्ति एक गिना जाना चाहिए और कोई भी एक से अधिक नहीं, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है लॉर्ड ब्राइस, जेरेमी बेंथम, जे.एस. मिल या अब्राहम लिंकन। तो सही उत्तर जेरेमी बेंथम ने। दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति एक गिना जाना चाहिए और कोई भी एक से अधिक नहीं, इस सिद्धांत का प्रतिपादन जेरेमी बेंथम ने किया। उनके मुताबिक सार्वभौम वयस्क मताधिकार व्यवस्था लागू होनी चाहिए, जो एक व्यक्ति एक मत की अवधारणा पर आधारित हो। अगला प्रश्न है, कानूनी और राजनीतिक संप्रभु के बीच अंतर पर किसने जोर दिया था? ऑस्टिन ने, डिग्बी ने, डायसी ने या फिर लास्की ने? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ए.वी. डायसी, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों डायसी ने विधिक और राजनीतिक संप्रभु की अवधारणा का प्रतिपादन किया और उसके अनुसार विधिक संप्रभु को राजनीतिक संप्रभु के आगे सिर झुकाना ही पड़ता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, राष्ट्रीय समाजवाद का प्रतिपादक कौन था? तो सही उत्तर रोजेनबर्ग, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, समाजवादी विचारधाराओं में किस विचारधारा का मानना है कि श्रम नहीं बल्कि समाज ही मूल्य का निर्धारण करता है? तो सही उत्तर श्रमिक संघवाद। 19वीं सदी के अंत में फ्रांस में एक नवीन समाजवादी विचारधारा का उदय हुआ, इसे सिंडिकलिज्म कहा जाता है। और औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप जो वर्ग संघर्ष शुरू हुआ, उसी की प्रतिक्रिया का परिणाम श्रम संघवाद है। जोड के मुताबिक श्रम संघवाद सामाजिक सिद्धांत का वो रूप है जो श्रम संघों को नए समाज का आधार तथा उस समाज को प्राप्त करने का साधन मानता है। इसका मानना है कि श्रम नहीं बल्कि समाज ही मूल्य का निर्माता है। अगला प्रश्न है, एक दल की तानाशाही का अर्थ मजदूर वर्ग की तानाशाही नहीं बल्कि मजदूर वर्ग पर तानाशाही है, ये किसने कहा था? तो सही उत्तर कार्टस्की का कथन है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। किसी एक दल की तानाशाही का अर्थ मजदूर वर्ग की तानाशाही नहीं बल्कि मजदूर वर्ग पर तानाशाही है, ये कार्ल कार्टस्की का कथन है। अगले प्रश्न पर आते हैं, गिल्ड समाजवाद उद्योगों के नियंत्रण में उत्पादकों और राज्य के बीच एक साझेदारी के विचार पर आधारित है, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है जी.डी.एच. कोल का। दोस्तों गिल्ड समाजवाद विशुद्ध रूप से ब्रिटिश विचारधारा है। गिल्ड या श्रेणी नामक संस्थाएं मध्यकालीन यूरोप में विद्यमान थीं, जिनका स्थान औद्योगिक और व्यावसायिक जीवन में अत्यंत महत्व का होता था। और आप जान लीजिए, जी.डी.एच. कोल की कृति है सोशल थियरी। उसके प्रकाशित होने के बाद गिल्ड समाजवाद का प्रभाव अन्य विद्वानों पर भी पड़ा और जी.डी.एच. कोल के अनुसार श्रेणी मूलक समाजवाद उत्पादकों और राज्य के द्वारा उद्योगों की साझेदारी पर आधारित है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर टी.एच. ग्रीन की कृति है लेक्चर्स ऑन द पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, ब्रैडले की पॉलिटिकल एथिकल स्टडीज, मैकियावेली की रचना है द प्रिंस, हाफ्स की लेवायथन। तो यहाँ पर 3, 4, 1 और 2 विकल्प देखते हैं। 3, 4, 1 और 2, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 3, 4, 1 और 2 एक बार आपसे सुन लीजिए। टी.एच. ग्रीन की रचना है लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन,
ब्रैडले की एथिकल स्टडीज, मैकियावेली की द प्रिंस और टॉमस हॉब्स की लेवियाथन। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कौन थे, आपको बताना है। तो 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता के समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JV कृपलानी थे। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, समाजवादी विचारक वर्ग जो उद्योग में जनतंत्र और व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का पक्ष लेता है वो कौन सा है? समष्टिवादी, गिल्ड समाजवादी, संघवादी या फेबियनवादी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? गिल्ड समाजवादी। अगला प्रश्न है, मार्क्स के विचार से सर्वहारा राज्य का प्रमुख कर्तव्य क्या है? ऑप्शन है लोगों का स्वास्थ्य सुधारना, शिक्षा, कला, संस्कृति आदि के नियमानुकूल मार्क्सवाद को प्रभावित करना, उपयुक्त शरीर वाले सभी व्यक्तियों को अनिवार्य सैनिक शिक्षा देना या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर जब विकल्प आप देखेंगे तो ऑप्शन ए लोगों का स्वास्थ्य सुधारना सर्वहारा राज्य का प्रमुख कर्तव्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, मार्क्स के मुताबिक अतिरिक्त मूल्य या सरप्लस वैल्यू क्या है? तो जब आप मार्क्सवाद पढ़ते हैं तो वहाँ पर अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत आता है और उसमें ये कहा जाता है कि अतिरिक्त मूल्य उन मूल्यों का अंतर है जो मजदूर द्वारा पैदा किया जाता है और जिसे वह वास्तव में मजदूरी के रूप में पाता है। तो अतिरिक्त मूल्य मजदूर द्वारा प्राप्त मजदूरी और पैदा किए गए मूल्य का अंतर है। और मार्क्स कहता है कि जो अतिरिक्त मूल्य है उसमें पूंजीवाद या पूंजीपति जो होता है वो श्रमिक को कोई हिस्सा नहीं देता है, बल्कि पूरा अतिरिक्त मूल्य का लाभ वो स्वयं लेता है। अगला प्रश्न भी मार्क्सवाद से है कि मार्क्स का द्वंद्वात्मक सिद्धांत या डायलेक्टिकल थियरी लिया गया है किससे? हीगल से, ब्रैडले से, ग्रीन से या फिर अरस्तु से? तो सही उत्तर है, आप जान लीजिए, मार्क्स का द्वंद्वात्मक सिद्धांत हीगल से लिया गया है। तो याद रखिएगा, एक प्रश्न आपके लिए है कि जो हीगल का भौतिकवाद मार्क्स का भौतिकवाद एक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है। यहाँ पर आपके लिए प्रश्न है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि द्वंद्वात्मक या द्वंद्व का सिद्धांत हीगल से लिया गया है और भौतिकवाद का जो सिद्धांत है मार्क्स का वो किससे लिया गया है, आपको बताना है, आपके लिए प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। जेनिंग्स की कृति है, आप देखिए, कैबिनेट गवर्नमेंट। केसी वियर की रचना है मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस। A.V. डायसी की कृति है द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और फाइनर की रचना है द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट। देखिए, तो यहाँ पर 3, 1, 4, 2 मिलान करते हैं, 3, 1, 4, 2। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही मिलान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वह कौन था जिसने राज्य के स्वरूप को मूलतः निगम कहा था? ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सही उत्तर आप जान लीजिए, मैकाइवर। मैकाइवर ने अपनी पुस्तक मॉडर्न स्टेट में बहुलवादी विचार का समर्थन किया है कि राज्य समाज की अन्य संस्थाओं में से केवल एक संस्था है, यद्यपि इसके जो कार्य हैं वो अलग और अनोखे ढंग से हैं। राज्य में एक निगम की सभी अनिवार्य विशेषताएं शामिल हैं, उसकी सीमाएं, उसके अधिकार और उसकी जिम्मेदारियां सभी निश्चित होते हैं। निगम की तरह राज्य के भी अधिकार और कर्तव्य होते हैं। लास्की राज्य को एक प्रतिनिधि मानते हैं और मार्क्स राज्य को शोषण का एक यंत्र मानता है। तो याद रखिएगा, राज्य के स्वरूप को मूलतः निगम मैकाइवर ने कहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथन और कारण से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कथन है कि वैज्ञानिक समाजवाद वर्ग संघर्ष के संदर्भ में इतिहास की व्याख्या करता है, बिल्कुल सही है। और कारण है कि इतिहास में वर्ग संघर्ष सर्वहारा वर्ग और कृषक वर्ग के पारस्परिक द्वंद्वों के परिणाम स्वरूप होता है, तो ये सही नहीं है। मार्क्स कहता है कि वैज्ञानिक समाजवाद वर्ग संघर्ष के संदर्भ में इतिहास की व्याख्या करता है। तो मार्क्स का कथन है कि इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, तो ये तो जो है
सही है, लेकिन ये जो वर्ग संघर्ष है विभिन्न वर्गों में विभिन्न समय में विभिन्न कालखंडों में अलग अलग रहा है। सर्वहारा वर्ग और कृषक वर्ग के नहीं, सर्वहारा और बुर्जुआ वर्ग, कृषक और सामंत वर्ग, तो ये इस तरह से ये जो द्वंद्व है वो रहता है। तो यहाँ पर ए सही लेकिन आर गलत है, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ए सही परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न है, लेनिन की सर्वप्रथम महत्वपूर्ण सैद्धांतिक रचना किससे संबंधित है? ऑप्शन है उत्पादन के कारण से, दल के संगठन से, औद्योगिक अर्थव्यवस्था से या कृषक आंदोलन से। तो सही उत्तर है लेनिन की पहली महत्वपूर्ण सैद्धांतिक रचना औद्योगिक अर्थव्यवस्था से संबंधित रही है। आपको उस कृति का नाम बताना है, कमेंट बॉक्स में आपको नाम बताना है कि उस कृति का नाम क्या है जो लेनिन की महत्वपूर्ण रचना है। अगला प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कथन है 19वीं शताब्दी में यूरोप के राजनीतिक सिद्धांतों में व्यक्ति के असीमित निजी संपत्ति संचित करने के अधिकार को चुनौती दी गई है। सही है। कारण है कि इस प्रकार के अधिकार को औद्योगिक समाज के दुर्गुणों को बढ़ाने वाला माना गया है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही स्पष्टीकरण या व्याख्या भी करता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मजदूरों का कोई देश नहीं होता, ये किसकी उक्ति है? मजदूरों का कोई देश नहीं होता, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। मजदूरों का कोई देश नहीं होता। ऑप्शन है आप देखिए, ऑप्शन है आपके स्टालिन, चार्ड एंड लाऊ, लेनिन या मार्क्स। तो सही उत्तर मार्क्स हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित में किसने कहा राज्य कानून की संतान और जनक दोनों है? तो ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मैकाइवर का कथन है कि जो है राज्य कानून की संतान और जनक दोनों है। अगले प्रश्न पर आते हैं, संप्रभुता की एकलवादी धारणा जिसको अद्वैतवादी धारणा कहते हैं, ये किसकी प्रधानता को स्वीकार करती है? राज्य का अधिकार, निश्चित अधिकारी, संसद की संप्रभुता या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है निश्चित अधिकारी, ऑप्शन बी। ऑस्टिन के अनुसार दोस्तों संप्रभुता एक निश्चित प्रधान व्यक्ति में या निश्चित व्यक्ति में निहित होगी। वह प्रधान एक व्यक्ति हो सकता है या व्यक्तियों का समूह हो सकता है और इससे स्पष्ट और निश्चित मानव होना चाहिए जिसे प्रत्येक व्यक्ति देख सके। और इस प्रकार ऑस्टिन की संप्रभुता में एक मानवीय संप्रभु या निश्चित अधिकारी होगी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, द ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर यानी अधिकतम संख्या का अधिकतम हित, ये किस राजनीतिक विचारक के अनुसार राज्य का उद्देश्य होना चाहिए? तो बहुत ही आसान है। उपयोगितावादी विचारक बेंथम का ये कथन है कि अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख ये राज्य का उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है, मार्क्सवादी समाजवाद निम्नलिखित पर बल देता है किस पर? राजनीतिक समानता पर, सामाजिक समानता पर, विधि संबंधी समानता या आर्थिक समानता पर? तो सही उत्तर है मार्क्सवादी समाजवाद आर्थिक समानता पर बल देता है और ये जो इकोनॉमिक गैप है जो है वर्गों के बीच उसको समाप्त करने की बात करता है। अगला प्रश्न है, ये किसने कहा है कि दुनिया के श्रमिकों एक हो जाओ, तुम अपनी गुलामी की बेड़ियों के अलावा कुछ नहीं खोओगे? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये मार्क्स का कथन है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए बेड़ियों के सिवा कुछ नहीं और पाने के लिए सारा संसार है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, टी.एच. ग्रीन राज्य का आधार किस आध्यात्मिक शक्ति को मानते थे? सामान्य इच्छा, विश्वात्मा, मानवीय चेतना या ईश्वर? तो प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। राज्य का आधार किस आध्यात्मिक शक्ति को मानते थे? तो यहाँ पर विश्वात्मा हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि टी.एच. ग्रीन जो है राज्य का आधार किस आध्यात्मिक शक्ति को मानते थे? तो विश्वात्मा को। अगला प्रश्न है, विकासात्मक समाजवाद के मुख्य प्रतिपादक जर्मनी में कौन थे? तो सही उत्तर विकासात्मक समाजवाद या जो
एवोल्यूशनरी सोशलिज्म है, इसके प्रतिपादक बर्नस्टीन थे। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से गांधी जी ने किस विचार का समर्थन नहीं किया है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अस्तेय, ट्रस्टीशिप, लघु उद्योग और राष्ट्रीयकरण में से किस विचार का समर्थन गांधी जी ने नहीं किया है? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीयकरण, क्योंकि गांधी जी राज्य को हिंसा और शोषण के यंत्र के रूप में मानते थे जो सेवा और बलिदान की हत्या करता है। उन्होंने दार्शनिक, नैतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आधारों पर राज्य की उपयोगिता को भी स्वीकार नहीं किया है और गांधी जी दार्शनिक अराजकतावादी कहे जाते हैं। उन्होंने ट्रस्टीशिप, अस्तेय, लघु उद्योग का समर्थन किया। राष्ट्रीयकरण का समर्थन गांधी जी ने नहीं किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गांधी जी की अहिंसा की अवधारणा के लिए क्या आवश्यक नहीं है? आंतरिक शुद्धता, अनशन, परिग्रह या अध्यवसाय? तो सही उत्तर परिग्रह, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। गांधी जी ने अहिंसा की अवधारणा के लिए परिग्रह आवश्यक नहीं माना है। अगला प्रश्न है, विकासात्मक समाजवाद मार्क्सवाद के निम्न विचारों में किससे सहमत है? ऑप्शन देखते हैं। पूंजीवाद की आलोचना, पूंजीवाद को समाप्त करने के लिए क्रांति का सहारा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद या उपर्युक्त सभी से? तो सही उत्तर है विकासात्मक समाजवाद मार्क्सवाद के जो पूंजीवाद की आलोचना का विचार है उससे सहमत है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 30 पर आते हैं कि फेबियन सोसाइटी कब गठित हुई थी? तो याद रखिएगा 4 जून 1884 को लंदन में फेबियन सोसाइटी का गठन किया गया था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, फेबियनवाद के अनुसार कौन सा कथन सही है? फेबियनवाद के ने श्रम मूल्य सिद्धांत स्वीकारा, फेबियनवाद ने श्रम मूल्य सिद्धांत अस्वीकार किया, दोनों में से कोई नहीं, या ए और बी दोनों? तो सही उत्तर है फेबियनवाद ने श्रम मूल्य सिद्धांत को अस्वीकार किया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि फेबियन समाज की स्थापना 1884 में कहाँ हुई थी, आपको बताना है। इंग्लैंड, रूस, फ्रांस या अमेरिका? तो सही उत्तर फेबियन समाज की स्थापना इंग्लैंड में हुई थी, लंदन में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गांधीवाद का एक महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांत है? पंचायती राज, अहिंसा, न्यास सिद्धांत या बहिष्कार? गांधीवाद का महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांत इसमें से कौन है? तो सही उत्तर ट्रस्टीशिप या न्यास सिद्धांत जो है वो गांधीवाद का महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए। तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, 7वीं अनुसूची में भूमि सुधार अधिनियम है, 9वीं अनुसूची में आप देख सकते हैं 10वीं अनुसूची में दल बदल निरोध अधिनियम है और यहाँ पर आप देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय संविधान की जो अनुसूचियाँ हैं, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। दोस्तों आप जान लीजिए भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियाँ थीं, बाद में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियाँ जो हैं ये संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं। और अनुसूचियाँ जो हैं, पहली अनुसूची राज्य और केंद्र से संबंधित है, दूसरी अनुसूची जो है आप देखिए दूसरी अनुसूची जो है वेतन से जो विभिन्न पदाधिकारी हैं उनके वेतन से। तीसरी अनुसूची जो है ये आप याद रखिएगा शपथ और प्रतिज्ञान है। चौथी अनुसूची राज्यों की परिषद या राज्यसभा में प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को आवंटित स्थानों की संख्या के बारे में यहाँ पर चौथी अनुसूची में विवरण है। आप देखिए दोस्तों जो हमारी छठी अनुसूची है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। सातवीं अनुसूची आप जान लीजिए संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों के बारे में वर्णन है इसमें।
और 8वीं अनुसूची में आप जानते हैं कि मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं शामिल हैं। 9वीं अनुसूची जो है, 9वीं अनुसूची इसमें भूमि सुधार अधिनियम है और 10वीं अनुसूची दल बदल निरोध अधिनियम। तो 3, 4, 1 और 2, 3, 4, 1 और 2, यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। संविधान के बिना राज्य राज्य न होकर अराजकता का शासन होगा, ये कथन किसका है? तो ये जेलिनेक का कथन है। महत्वपूर्ण विचारक हैं जेलिनेक। इनके द्वारा कहा गया है कि संविधान के बिना राज्य राज्य न होकर अराजकता का शासन होगा। अगला प्रश्न है, राजनीतिक विकास के बहुलवादी उपागम की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या किस वक्तव्य में मिलती है? तो जब आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा कि परिवर्तन के जो वैकल्पिक प्रतिमान हैं ये व्यवस्थात्मक स्थायित्व और आर्थिक विकास को सुनिश्चित करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, युद्धोत्तर काल में मंत्रिमंडलीय सरकार का परिवर्तन किस रूप में हुआ है? नौकरशाही का स्वेच्छाचारी शासन, एक दलीय प्रभावी शासन, प्रधानमंत्री सरकार या न्यायिक सर्वोच्चता? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा कि प्रधानमंत्री सरकार। युद्धोत्तर काल में मंत्रिमंडलीय सरकार का परिवर्तन प्रधानमंत्री सरकार में हुआ है। अगला प्रश्न है, आम चुनाव के लिए लोकसभा निर्वाचन का जो क्षेत्र है ये किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग के द्वारा दोस्तों लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का जो निर्धारण है, सीमा निर्धारण, वो परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान किस जो है नियम या कानून में किया गया था? आपको बताना है। भारत का संविधान, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1958, निर्वाचन विधि अधिनियम 1975 या दंड तथा निर्वाचन विधि अधिनियम 1969? सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों, आप देखिए, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1958 के द्वारा मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जैसे कुछ संघात्मक देशों में किन किन देशों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है? तो ये है कनाडा और भारत, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और भारत या फिर स्विट्जरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका? तो सही उत्तर स्विट्जरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता या डुअल सिटीजनशिप का प्रावधान है। हर एक नागरिक की 2 नागरिकताएं होती हैं। पहला संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता और दूसरा उस राज्य की नागरिकता जिसमें वह निवास करता है। और स्विट्जरलैंड में प्रत्येक व्यक्ति अपने कम्यून का नागरिक है, वह अपने कैंटन का और सारे स्विट्जरलैंड का भी नागरिक होता है। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम में विधि के शासन की कौन सी गंभीर सीमा है? ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, शक्ति पृथक्करण की अनुपस्थिति, प्रत्यायोजित विधान या द्विदलीय व्यवस्था? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रत्यायोजित विधायन की समस्या है ये यूनाइटेड किंगडम में विधि का शासन, प्रत्यायोजित विधान की गंभीर समस्या है। दोस्तों, इंग्लैंड में राज्यों के कार्यों के कानून का निर्माण का कार्य बढ़ जाने के कारण व्यवस्थापिका के द्वारा अपने कानून निर्माण शक्ति का बड़ा भाग कार्यपालिका को सौंपा गया है। इसको प्रत्यायोजित विधान या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। ये प्रदत्त व्यवस्थापन की विधि के शासन को सीमित करता है। अगला प्रश्न है, आमतौर पर अपने लक्ष्य पूर्ति के लिए दबाव समूह जिन तकनीकों का प्रयोग करते हैं वे क्या हैं? अनुनय विनय, सौदेबाजी, प्रत्यक्ष कार्रवाई या उपर्युक्त सभी? तो सही उत्तर उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहले दबाव समूह को लोग क्या मानते थे? नैतिक, मानवाधिकार के रक्षक, अनैतिक या प्रशासन के सहायक? तो सही उत्तर है पहले दबाव समूहों को लोग अनैतिक मानते थे। अगला प्रश्न है, दबाव समूह के महत्व को आज स्वीकारा जाता है किस व्यवस्था में? राजतंत्र में, नौकरशाही में, तानाशाही में या लोकतंत्र में? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा लोकतंत्र में दबाव समूहों के महत्व को स्वीकारा जाता है। और दबाव समूह अपने गुट के या अपने जो समूह है उनके सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे प्रभावशाली और ताकतवर दबाव समूह कहाँ का है? अमेरिका, इंग्लैंड, भारत या कनाडा का?
तो सही उत्तर अमेरिका का दबाव समूह जो है सबसे प्रभावशाली है। दबाव समूहों को हित समूह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जहां संसद के उच्च सदन और निचले सदन की शक्तियां समानता के आधार पर साझी हैं, यहां तक कि वित्तीय विधेयकों के संबंध में भी ये शक्तियां साझी हैं? स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में? तो सही उत्तर है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन ए। स्विट्जरलैंड में संघीय सभा के दोनों सदन, राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद को विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय सभी क्षेत्रों में समान शक्तियां प्रदान की गई हैं। अगला प्रश्न और भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए, वे कौन से देश हैं जहाँ संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया में जनता को प्रत्यक्ष रूप से सहभागी बनाया जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पर कूट के आधार पर आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड, यानी 3 और 4। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड में संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया में जनता को प्रत्यक्ष रूप से सहभागी बनाया जाता है। इसके लिए प्रत्यक्ष जनमत संग्रह का सहारा लिया जाता है। 6 राज्यों में 4 राज्यों के लोग बहुमत से प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, चुनाव प्रक्रिया और दल व्यवस्था के बीच संबंध स्थापित करने वाली अवधारणा क्या कहलाती है? मोस्का की अवधारणा, रॉबर्ट मिचेल्स का सिद्धांत, वेबर का सिद्धांत या डुवर्जर की अवधारणा? तो आप जान लीजिए कि चुनाव प्रक्रिया और दल व्यवस्था के बीच संबंध स्थापित करने वाली अवधारणा जो है ये किसकी है? आप जान लीजिए मोस्का की अवधारणा है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश को संघ नहीं अपितु परिसंघ माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। किस देश को संघ नहीं अपितु परिसंघ माना जाता है? आप देख सकते हैं ऑप्शन है भारत, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड या कनाडा। तो सही उत्तर है स्विट्जरलैंड। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कैसे? तो आप देख सकते हैं स्विट्जरलैंड अपने आप को औपचारिक रूप से स्विस परिसंघ बुलाता है। स्विस परिसंघ यानी स्विस कन्फेडरेशन। तो इसको संघ नहीं बल्कि परिसंघ माना जाता है। आधुनिक युग में ये राष्ट्र वास्तव में संघ है और स्विट्जरलैंड 1847 में एक गृह युद्ध के बाद परिसंघ से संघ बना था। तो याद रखिएगा, संघ नहीं बल्कि परिसंघ स्विट्जरलैंड को माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संघीय सिद्धांत भारतीय संघ व्यवस्था में नहीं पाए जाते हैं? आपको बताना है। देखिए, संसद के उच्च सदन में सदस्य राज्यों के लिए समान प्रतिनिधित्व ये जो है ये नहीं पाया जाता है भारतीय संघ व्यवस्था में। संघीय स्तर पर द्विसदनी विधानमंडल पाया जाता है। संसद राज्यों में निवास करने वाले लोगों की दोहरी नागरिकता ये भी नहीं पाई जाती है और स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका पाई जाती है। तो 1 और 3 जो है ये संघीय सिद्धांत भारतीय संघ व्यवस्था में नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान से आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए 50 अति महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को सॉल्व किया है। और इस वीडियो के दौरान हमने आपसे 2 प्रश्न भी पूछे हैं जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।